चलिए साहब, तो कल हमने बाल विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, याद है ना आपको? सबसे पहली अवस्था थी शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फेंसी। क्या बोलेंगे? इन्फेंसी। दूसरी अवस्था थी बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में चाइल्डहुड, और तीसरी किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस। ओके, तीनों के बारे में हमने एक विहंगम रूप से जाना। आपने देखा होगा कल बहुत सी बातें शैशवावस्था की बाल्यावस्था में रिवर्स हो गई थी, हुई थी ना, और किशोरावस्था में वापस उसी तरह से चीजें आ रही थी। आप इनको आराम से याद रख सकते हो। आपको याद है शैशवावस्था में कल्पना थी, बाल्यावस्था में क्या था? यथार्थ था। आपको पता है शैशवावस्था में अंतर्मुखी स्वभाव था, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी हो गया था। शैशवावस्था में विपरीत लिंगी आकर्षण था, बाल्यावस्था में समलिंगी हो गया था। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल थी और बाल्यावस्था में कहां चली गई थी? रचनात्मकता में चली गई थी, सृजनात्मकता में चली गई थी, जिसको हमने विधायकता नाम दिया था। कौन सा नाम था? विधायकता। उसके बाद किशोरावस्था में वापस वो चीजें आती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज शुरू होते हैं। आपके सिलेबस में कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल्स में इसलिए बोल रहा हूं कि साहब नैतिक विकास को हॉलबर्ग ने दिया है तो वो एक अलग मॉडल है। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन ने दिया है तो वो एक अलग मॉडल है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया तो एक अलग मॉडल है। हम इन मॉडल्स को पढ़ेंगे जिसमें आपका विकास के दूसरे जो आयाम है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले मैं जो बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, उसको ले लूं क्या? ओके, और वो है जीन पियाजे मॉडल। कौन सा मॉडल? जीन पियाजे। तो हेडिंग डालें आप, संज्ञानात्मक विकास। इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे। ओके, संज्ञानात्मक विकास बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या पर्सनैलिटी थी? कल हमने बात करी थी, आपको पता है जीन पियाजे कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे जीव विज्ञान के विद्वान थे, बायोलॉजी के विद्वान थे। जीन पियाजे एपिस्टेमोलॉजी के ज्ञाता थे। एपिस्टेमोलॉजी एक शब्द है, ज्ञान मीमांसा, और एपिस्टेमोलॉजी आता है दर्शन से। जीन पियाजे फिलोसोफर भी थे। जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे साइंटिस्ट थे। जीन पियाजे फिलोसोफर थे। जीन पियाजे सोशल एक्टिविस्ट थे। बहुत सी विशेषताएं थी जीन पियाजे की। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। कभी आपने सुना हो तो मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम है बुक का? मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम है दूसरी बुक का? साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। एपिस्टेमोलॉजी एंड साइकोलॉजी।
तीसरी बुक का नाम एपिस्टोमोलॉजी एंड साइकोलॉजी। क्या नाम है? एपिस्टोमोलॉजी एंड साइकोलॉजी। चौथी बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम बताया चौथी बुक का? लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा और बहुत सी किताबें हैं। चाइल्ड परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है? अल्बर्ट आइंस्टीन इसलिए प्रसिद्ध है, जैसे आपने सुना लता मंगेशकर जिस दिन जाएंगी, उनका वोकल कोड, गला, उसमें क्या रहस्य है, इतनी सुरीली आवाज थी, हम उसको रखेंगे। वैसे ही आपने सुना होगा आइंस्टीन का दिमाग, आइंस्टीन का ब्रेन आज भी शोध का विषय है। पता है आइंस्टीन ने क्या बोला जीन पियाजे के बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन ने जीन पियाजे के बारे में बोला, इस धरती पर जीन पियाजे से ज्यादा जीनियस दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब जीन पियाजे जीनियस थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे याद है राजस्थान में 2013 में डिस्ट्रिक्ट वाइज जब भर्ती हुई थी तो कई जिलों में एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न क्या था? हम अगर आपको पूछें, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है ना बीएड में या फिर यहां भी या कहीं भी, हम आपको अगर पूछें थॉर्नडाइक को जानते हो आप? थॉर्नडाइक, ओके। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। किस पर? पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। गेस्टाल्टवादियों के प्रयोग किस पर थे? यस, चिंपैंजी पर, नोट बंदर पर। और चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। स्किनर के प्रयोग किस पर थे? चूहे पर थे, खरगोश पर थे, बाद में उन्होंने बंदर पे भी किए थे। लेकिन उस परीक्षा में यह नहीं पूछा गया, बल्कि पता है क्या पूछा? जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किए थे? क्या जवाब है इसका? यस, कल हमने आपको बताया था, अपने ही बच्चों पर। किस पर किए थे? अपने ही बच्चों पर। एक्चुअली क्या था वो? जीन पियाजे के घर में एक प्रिंसेस ने कदम रखा। समझते हैं आप क्या? जीन पियाजे के घर में बेटी पैदा हुई जिसका नाम था जैकलिन। क्या नाम था? जैकलिन फर्नांडो नहीं है, जैकलिन। जैकलिन जब बहुत छोटी सी थी, आप सोच सकते हैं स्विट्जरलैंड में छोटी सी इनोसेंट सी लड़की, 2, 4, 5 दिन की रही होगी। जीन पियाजे उसके पास बैठ गए और उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू किया। उन्होंने उसको टच किया तो उसने कोई रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कोई साउंड किया तो उसने हल्के से देखा होगा या नहीं देखा होगा, उन्होंने उसके सामने कोई इस तरह से कुछ गामक अनुक्रिया करवाई तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया। जीन पियाजे को एक आइडिया आया दिमाग में कि अभी ये मासूम सी क्रीचर कुछ नहीं जानती, या फिर अभी ये क्या देख रही है, अभी ये क्या सोच रही है, अभी इसको कितना याद रहता है, अभी ये कैसे प्रत्यक्षीकरण करती है, अभी ये समस्याओं को किस तरह से लेती है, कैसे समाधान करती है। और इस आइडिया पे उन्होंने एक डायरी उठाई और लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बेटा हुआ, उसके बाद एक और बेटी हुई। अपने 3 बच्चों को जीन पियाजे ने लगातार 20 वर्षों तक ऑब्जर्वेशन में रखा और उसके बाद एक मॉडल दिया जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। और उसकी खास बात है, उसमें जिक्र होता है किस तरह से हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है, किस तरह से हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, किस तरह से हमारी बुद्धि का विकास होता है, किस तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल चीजों का डेवलपमेंट होता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में क्या क्या होता है पता है आपको? संज्ञानात्मक क्षमताओं में है चिंतन। क्या है? चिंतन। संज्ञानात्मक क्षमताओं में है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है हम बताएंगे आपको। संज्ञानात्मक क्षमताओं में है मेमोरी, स्मृति, कितना याद रहता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में है तर्क,
संज्ञानात्मक क्षमताओं में है समस्या समाधान, संज्ञानात्मक क्षमताओं में है भाषा। इन सब का किस तरह से विकास होगा, इसका एक बेहतरीन मॉडल दिया जीन पियाजे ने। क्या क्या खास है, हर शब्द महत्वपूर्ण रहेगा, स्पेशली इंग्लिश के टर्म्स जो मैं आपको लिखाऊंगा बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। पहले आप कुछ बातें लिखें, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डाला आपने, संज्ञानात्मक विकास बाय जीन पियाजे। ओके, इंग्लिश में भी लिखना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लिखा सबने? ओके, आप लिखे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों के एक टर्म है नैदानिक परामर्श, नैदानिक परामर्श, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। तो ब्रैकेट में इंग्लिश वाला भी लिखो आप, क्लिनिकल इंटरव्यू। वापस बोल रहा हूं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों के नैदानिक परामर्श अथवा क्लिनिकल इंटरव्यू के आधार पर संज्ञानात्मक विकास के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लिखा सबने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यहां तक आप मुझे बताएंगे जीन पियाजे कहां के थे, जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किए, जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर जो प्रयोगात्मक परीक्षण किए, अपने बच्चों पर जो प्रयोग किए, वो किस नाम से जाने जाते हैं? नैदानिक परामर्श को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इंटरव्यू। यहां तक क्लियर? ये बहुत गुड और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है, इसलिए बहुत ध्यान से प्लीज। ओके, अब क्या है आखिर संज्ञानात्मक विकास, इसके लिए आप आगे लिखें, फिर बात करेंगे हम। जीन पियाजे ने सिद्ध किया, जीन पियाजे ने सिद्ध किया कि बालक, जीन पियाजे ने सिद्ध किया कि बालक जन्म से ही सक्रिय होता है। जीन पियाजे ने सिद्ध किया कि बालक जन्म से ही सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान की खोज करता है, स्वयं
ज्ञान की खोज करता है तथा पियाजे ने सिद्ध किया कि बालक जन्म से सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान की खोज करता है तथा सूचना प्रकर्मण, यह शब्द बार बार आएगा साइकोलॉजी में, सूचना प्रकर्मण, आपने सुना यह शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तथा सूचना प्रकर्मण द्वारा, तथा सूचना प्रकर्मण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यह बहुत बड़ी बात है, हम आपको भी बताएंगे ये क्या है। सूचना प्रकर्मण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। आपने कभी सुना है कंस्ट्रक्टिविज्म, सुना है निर्मितवाद, सुना है संरचनावादी अधिगम, सुना है? दरअसल वो यही है। पियाजे कहते हैं ज्ञान का निर्माण कौन करता है? बालक स्वयं करता है। कौन करता है? बालक स्वयं करता है और स्वयं ज्ञान की खोज करता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक माने जाते हैं, वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। एक दूसरे विद्वान हुए जिन्होंने यह बोला कि बच्चा ज्ञान का निर्माण अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करता है। उनका नाम वाइगोत्स्की है। उनका नाम क्या है? वाइगोत्स्की है। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बालक एक मानसिक संगठन के साथ पैदा होता है। बालक जिस मानसिक संगठन के साथ पैदा होता है उसको बोलते हैं स्कीमा। यानी स्कीमा वो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है जिसमें बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे सिद्ध करते हैं कि बालक पेड़ पौधों के समान वातावरण से अनुकूलन करता है, सक्रिय रहता है और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे अनुकूलन की इस प्रक्रिया के 2 चरण बताते हैं। तो आप ये लिखिए, अनुकूलन इंग्लिश में जरूर लिखना है अडेप्टेशन। अनुकूलन अडेप्टेशन की प्रक्रिया के पियाजे 2 चरण बताते हैं। पहला है समावेशन और दूसरा है समायोजन। ध्यान देंगे, ये हिंदी के शब्द हैं जो हमने लिए। पियाजे ने शब्द लिया था असिमिलेशन, असाइमिलेशन या असिमिलेशन, और समायोजन के लिए शब्द था अकोमोडेशन। हम जानते हैं असिमिलेशन को आत्मीकरण कहते हैं, तो परीक्षा में आत्मीकरण भी आ चुका है, इसलिए ध्यान देंगे आत्मीकरण। और अकोमोडेशन के लिए एक शब्द स्थानीकरण भी पूछा जाता है, स्थानीकरण। अब ये क्या होता है? देखो, अनुकूलन की प्रक्रिया का पहला चरण है समावेशन। समावेशन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है, जो स्कीमा है, उसमें किसी भी नए ज्ञान का आना, नई जानकारी का प्रवेश करना स्कीमा है। नए ज्ञान का आना, नई जानकारी का प्रवेश करना समावेशन है, समावेशन। और जब नई जानकारी इस स्कीमा में आती है तो फिर पहले से जो स्कीमा है उसमें कोई फेरबदल होता है, उसमें जो हेर फेर होता है वो समायोजन है।
मतलब नवीन ज्ञान के लिए स्कीमा में जो बदलाव है, उस स्कीमा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको समायोजन बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। जीन पियाजे का एग्जाम्पल सुनिए। जीन पियाजे ने अपने बच्चों के सामने एक लोहे का वेट रख दिया, बच्चों ने उसको पकड़ा और उठाया। जैसे ही पकड़ा और उठाया, पहला चरण हो गया असिमिलेशन। आप बोलेंगे साहब हाथ से पकड़ा, दिमाग में क्या हुआ? बिल्कुल हुआ। जैसे उन्होंने उसको देखा, उसका हर एंगल का, हर डायमेंशन का चित्र दिमाग में चला गया, पिक्चर सेव हो गई। जैसे टच किया, टच सेंस ने सूचना दे दी नर्व सिस्टम को कि ऐसी फीलिंग देता है। जैसे ही उठाया, इतना भारी है, ऐसा सेफ है, तो उसके बारे में तमाम जानकारी हो गई। ये हो गया असिमिलेशन। अगली बार पियाजे ने एक बड़ा वेट रख दिया। इस बार बच्चे ने परिवर्तन किया, हथेली को चौड़ा किया, पंजे को फैलाया, ये अकोमोडेशन हो गया। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे, पियाजे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और वो टर्म है जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता, चूंकि पियाजे बायोलॉजी से भी थे, तो वो बायोलॉजिकल रेडीनेस की बात करते हैं। बायोलॉजिकल रेडीनेस क्या होती है? यानी जब तक बायोलॉजिकल रूप से बच्चा रेडी नहीं होगा, तब तक असिमिलेशन और अकोमोडेशन नहीं होगा। आप किसी 4 साल के बच्चे को कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले बताएं तो वो सुन तो लेगा, लेकिन क्या वो आत्मसात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जैविक परिपक्वता को पियाजे महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, एक चीज और, समावेशन और समायोजन के दरमियान एक और टर्म है और वो भी काफी महत्वपूर्ण है। वो टर्म है कौन सी टर्म है? वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, या आप इसको इक्विलाइब्रियम भी बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम हिंदी में बोलेंगे साम्य धारण, साम्य धारण, या संतुलनीकरण भी बोलते हैं। संतुलनीकरण या संतुलीकरण या साम्य धारण, ये क्या होता है? ये दरअसल असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में होता है। मतलब असिमिलेशन में हमने एक स्कीमा बना ली और अब कोई दूसरी स्कीमा बनानी है, क्योंकि कुछ रद्दोबदल फेरबदल हो रहा है, तो फिर हमने जो स्कीमा बना रखी है, हम उसको पहले डी इक्विलिब्रियम करेंगे। यानी जो नई चीज़ है उसके लिए पुरानी चीज़ को हम डी इक्विलिब्रियम करेंगे और उसके बाद फिर नई स्कीमा बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया, बच्चे ने पहली बार कैट को देखा, बिल्ली को देखा, सबने बताया बिल्ली है, तो उसके मानसिक संगठन में, उसके नॉलेज के गजट में, उसके नॉलेज के स्ट्रक्चर में बिल्ली की स्कीमा, कैट की स्कीमा फिट होगी। साहब ये बिल्ली होती है, ऐसे चढ़ती है, 4 पाँव है, पूंछ है, ओके। अगली बार उसने गिलहरी को देखा, पहली बार ही देखा गिलहरी को, तो उसको बोलेगा बिल्ली। लेकिन फिर कोई उसको बताएगा कि ये बिल्ली नहीं है, ये तो गिलहरी है, आकार में छोटी होती है, झबरी पूंछ होती है, इस तरह से चढ़ती है, चलती है, पाँव इसके कंपेरेटिवली चिपके हुए रहते हैं। तो अब वो क्या करेगा? अब बिल्ली को उसने जो गिलहरी माना था उसको डी इक्विलिब्रियम करेगा और फिर एक नई स्कीमा बना लेगा गिलहरी की। आपको पता है इस पर बहुत से प्रश्न आए। बच्चे ने सेब को बोला टमाटर, क्योंकि टमाटर की स्कीमा थी, फिर साम्य धारण किया, प्लेन को बोला बर्ड। इस तरह से इक्विलिब्रियम भी महत्वपूर्ण है। इक्विलिब्रियम दरअसल बैलेंस ऑफ नॉलेज है। इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ नॉलेज है। ओके, चलिए साहब, अब बहुत महत्वपूर्ण फेज शुरू होता है और वो है, अब हम चलते हैं आगे, बहुत महत्वपूर्ण फेज है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। ध्यान रहेगा, इनके इंग्लिश के नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लिखें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं।
स्टेजेस एंड एज। 1 नंबर पे लिखो संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था पहली अवस्था का पहला नाम। इसे ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा नाम हो गया ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। क्या नाम हो गया? ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। ध्यान रहे, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। 2 शब्द, पहला सेंसरी दूसरा मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज, और इसका समय रहेगा 0 से 2 वर्ष। दूसरी स्टेज को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हिंदी में बहुत बार पूर्व संक्रियात्मक आता है, बहुत बार पूर्व प्रचलनात्मक आता है, बहुत बार प्राक संक्रियात्मक आता है, बहुत बार प्राक चलन अवस्था आता है। तो आप एक लिख लो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका दूसरा नाम है प्राक चलन अवस्था। लेकिन इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल जरूर ध्यान रखना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका समय है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था पूर्व के स्थान पे मूर्त हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका दूसरा नाम है ठोस चलन अवस्था। डॉट डॉट कर सकते हो। इंग्लिश में एक ही शब्द ध्यान रखना, वो है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका समय है 7 से 11 वर्ष। और फिर चौथी अवस्था, तीसरी मूर्त है तो चौथी अवस्था हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त डॉट डॉट कर सकते हैं। इसका एक और नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक चलन अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष है। इंग्लिश में केवल एक टर्म याद रखना है, एक शब्द है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो ये 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। अब हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले वापस 1 नंबर पे आओ और आप लिखें संवेदीगामक ओब्लिक ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। जीरो से 2 वाली। इंग्लिश में पहला शब्द था सेंसरी, दूसरा था मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज। ध्यान देंगे, पहले 2 साल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 जरिए हैं। एक तो सेंसेस होती हैं ज्ञानेंद्रियां, टच सेंस, हियर सेंस, विजुअल सेंस। 5 ज्ञानेंद्रियां पता है ना आपको? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। संवेदना का मतलब भावनाएं, गुस्सा, प्रेम, क्रोध, ये नहीं, वो तो संवेग थे। भावना इमोशन है। संवेदनाएं ज्ञानेंद्रियों को बोलते हैं। संवेदनाएं किसको बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियों को बोलते हैं। नीचे देखो, सेंस। संवेदनाएं किसको बोलते हैं? सेंसेस को बोलते हैं। आपने 5 सेंस पढ़े हैं, टच सेंस, विजुअल सेंस, टेस्ट सेंस, हियर सेंस, पढ़े कि नहीं पढ़े? 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पढ़ी कि नहीं? तो पहले 2 साल में बच्चा इन्हीं 5 के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा। कितना आसान है। चीजों को टच करके, देख के, सुन के, स्मेल करके, टेस्ट करके। आपको पता है ना, छोटा बच्चा कोई भी चीज है उसको सीधा उसको मुंह में लेता कि नहीं में लेता? लेता है ना मुंह में। क्यों लेता है पता है? कैसा टेस्ट है। और ये अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंसेस, 5 संवेदनाएं हमारे दिमाग में सूचना तुरंत पहुंचाती हैं। ऐसा टेस्ट है इसका, ऐसी दिखती है ये, ऐसा फील देती है ये चीज,
और वो सारी चीजें हमारे दिमाग में स्कीमा में लोड। क्लियर? दूसरी चीज है गामक। गामक इंग्लिश में लिखा है मोटर। हमने बताया था आपको मोटर, याद है? याद है कि नहीं? क्या बताया था, बोलिए, क्या बताया था? पेशीय कौशल की बात नहीं करी थी हमने? मोटर स्किल, डायनेमिक स्किल, याद है? यांत्रिक कौशल, गामक कौशल, मस्कुलर स्किल, याद है? क्या होता है गामक? गामक का मतलब हम अपने शरीर की जो भी गतियां करते हैं वो, तो 2 साल तक शरीर की गामक अनुक्रियाओं के द्वारा भी ज्ञान का निर्माण होगा। क्या होती हैं गामक अनुक्रियाएं? चीजों को उठाना, पटकना, खींचना, फेंकना, रगड़ना, तोड़ना, खींचना। दोनों बातें याद रहेंगी। एक तो संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा और दूसरा गामक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा। देखो आगे क्या लिखा है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब ज्ञानेंद्रियां और क्रियात्मक का मतलब कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा पहले 2 साल में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? हालांकि इसकी 6 स्टेज बताई हैं, सब स्टेज 6 बताई हैं। वो मौका मिला तो आपको बाद में बताऊंगा। जो आपके काम की है उनकी बात हम करेंगे, हालांकि वो भी काम की है। पहले हमको यह समझना है कि पहले 2 वर्ष में बच्चा 2 चीजों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा। बोलिए, पहली कौन सी? कौन सी? संवेदनाएं। और दूसरी कौन सी? गामक क्रियाएं। संवेदनाएं क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां। और गामक क्रियाएं क्या होती हैं? शरीर की गतियां। क्या क्या प्राप्त करेगा, कौन कौन सी क्षमताएं आ जाएंगी? 3 बेहतरीन बातें लिखो आप। सबसे पहली जो क्षमता है वो है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। कौन कौन सी क्षमताएं हासिल होंगी? 3 बातें। पहली बात है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। दूसरी बात है वस्तु संयोजन का ज्ञान। और तीसरी महत्वपूर्ण बात अनुक्रिया हर दूसरी तीसरी परीक्षा में वस्तु स्थायित्व पे प्रश्न आता है। एवरी सेकंड थर्ड एग्जाम। क्या होता है वस्तु स्थायित्व? सुनना। ऑब्जेक्ट परमानेंस इंग्लिश में बोलते हैं। आपको पता है जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद पहले जो 30 दिन होते हैं, मैं आपको 6 की 6 अवस्थाओं के बारे में बता रहा हूं, एक ही बार बोलूंगा जो ध्यान से सुनेगा उसके काम आएगी। पहले जो 30 दिन होते हैं ना, पहला 1 महीना, उसमें केवल कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसको प्रतिवर्ती अवस्था भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सेस होते हैं, हमारी कुछ अनुक्रियाएं होती हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है सक करना, सकिंग। सकिंग समझते हो? चूसना। उसके बाद जब 1 महीना हो जाता है तो फिर 1 महीने से 4 महीने का जो टाइम है, 1 महीने से 4 महीने को के जो टाइम को जो वक्त है उसको जीन पियाजे बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर स्टेज। सर्कुलर इसलिए बोलते हैं, सर्कुलर का मतलब वृत्तीय, प्राथमिक वृत्तीय अवस्था बोलते हैं 1 से 4 महीने को। उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा गामक क्रियाओं को बार बार दोहराता है, गामक क्रियाओं को, अपने शरीर की अनुक्रियाओं को बार बार करता है, रिपीटेडली करता है, बार बार दोहराता है।
उसके बाद 4 महीने से 8 महीने का जो समय आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज, द्वितीय वर्तीय अवस्था। उसमें पता है क्या है, उसमें बच्चा वस्तुओं को उलट पुलट करके देखने लग जाता है। उसके सामने जो भी चीज आती है उसको वो देखता है, छेड़ता है, गामक अनुक्रिया करता है। वो 4 से 8 महीने की तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज आती है 8 से 12 महीने की, 8 से 12 महीने की, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन स्टेज। यानी जो अनुक्रियाएं हम करते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, और यहां से मामला शुरू होता है 8 माह से इसका वस्तु स्थायित्व का। मतलब 8 माह के बाद वो चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है। उसके हाथ से कोई चीज छिटक गई तो उसको देखता है कहां गई। 8 माह से शुरू होता है, लेकिन पूर्णतया अभी ये पूरा नहीं होगा। उसके बाद 12 महीने के बाद अगली जो स्टेज आती है, 5वीं स्टेज, उसके लिए एक शब्द है टर्सरी सर्कुलर स्टेज, तृतीय वर्तीय अवस्था, जिसमें क्या होता है, बच्चा ट्रायल एंड एरर करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? प्रयास और त्रुटि। और फिर 18 माह के बाद शुरू होती है वो स्टेज जिसको बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ थॉट्स। चिंतन शुरू होगा 18 माह से। पिछली बार सीटेट में पूछा गया था, बच्चे का सबसे पहला चिंतन कब शुरू होता है? वो 18 माह से शुरू होता है। 18 से 24 माह जो छठी स्टेज पहली की बताई है उसमें होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सुनना, यानी 18 माह से पहले, आप सुन रहे हो? सुन रहे हो? हम किसी भी चीज को देखते हैं। आप मुझे बताएं, जन्म लेते ही बच्चे के सामने कोई भी चीज आई, उसकी आंखों के सामने आई, क्या वो उसको देखता है? जन्म लेते ही क्या उसको देखता है या बाद में देखना शुरू करता है? जवाब है जन्म लेते ही देखता है। कैमरा है कि नहीं है? है ना? हमारी मानसिक संगठन में बहुत सी चीजें हैं जिनमें एक हमारी आंखें भी हैं, है कि नहीं? दृश्य संवेदना भी है कि नहीं? तो वो देखता है। देखता है कि नहीं? देखता है। लेकिन आपको ये जान के अचंभा होगा, अभी आप कोई भी चीज देखते हो, आपने एक बार किसी चीज को, हमें देखा, आपने कल पहली बार जिंदगी में देखा ना, उसके बाद आप चले गए, हम चले गए, आपकी आंखों के सामने से हट गए। उसके बाद किसी ने आपको बोला साइको वाले सर, तो आपके दिमाग वाले कंप्यूटर ने तुरंत हमारी तस्वीर दी कि नहीं दी? आपको आई कि नहीं आई? हमारी इमेज आई ना? पता नहीं कितनी इमेज। कोई बोलता है उत्कर्ष, उत्कर्ष नाम सुनते ही आपकी इमेज आती है कि नहीं उत्कर्ष की? सब कुछ, ये सारा चीज, फैकल्टी, सब। कोई बोलता है जोधपुर, जोधपुर की इमेज आती है कि नहीं? कोई बोलता है ट्रेन, आपके दिमाग तुरंत ट्रेन की तस्वीर लाके देता कि नहीं? कोई बोलता है स्लीपर बस, स्लीपर की तस्वीर आती कि नहीं आती? बोलिए, आती है? कहां से आती है? कहां से आती है? ये सारी की सारी दिमाग में सेव है कि नहीं सेव? लेकिन आपको जान के अचंभा होगा कि 18 महीने से पहले दिमाग में पिक्चर सेव नहीं होती। 18 महीने से पहले बिंब नहीं बनता, इमेज नहीं बनती। देखते हैं, ओके, हट गए, नहीं है। पिछली बार सीटेट और एस्टेट दोनों में पूछा गया था, बिंब और इमेज कब बनना शुरू होता है? 18 माह से बनना शुरू होता है। इसलिए 18 माह से पहले चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग में तस्वीर ही नहीं है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? सुनो, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि 18 महीने से पहले, आप सुन रहे हो मेरी बात? एक बच्चा किसी भी वस्तु को परमानेंट नहीं मानता। परमानेंट नहीं मानता मतलब उसकी आंखों के सामने कोई चीज है तो है, और आंखों के सामने नहीं है तो, आंखों के सामने है तो है, और आंखों के सामने नहीं है तो होती नहीं है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, सुना आपने? नजरों से हटी तो है ही नहीं। छोटा बच्चा आपके पास खेल रहा है, आप याद करें, आपके पास छोटा बच्चा, एक चाबी वाली मोटर कार है उसके पास, वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, कर रहा है। आपने उसको उठाया, उस खिलौने को उठाया, आप देख रहे हो मुझे? आपने उस खिलौने को उठाया, बच्चे की नजरें किस पे हैं? खिलौने पे हैं। आप उसको यूं करके
पीछे ले जाओ। और जैसे ही वो खिलौना आपकी नजरों से ओझल हुआ, उस बालक की नजरों से ओझल हुआ, वो भूल जाता है खिलौना भी था क्या, और फिर अपने कदम मोड़ देता है। जो दिखता है उधर जाता है। क्या वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है? क्या वो उसको खोजने की कोशिश करता है? नहीं करता, क्योंकि इमेज नहीं बनी। छोटा बच्चा एक खिलौने की तरफ बढ़ रहा है, चारों हाथ पांव से बढ़ रहा है, बहुत खुश है, उसकी तरफ जा रहा है। आप उस पर कपड़ा डाल दो। जैसे ही आपने उस पर कपड़ा डाला, उसकी आंखों से ओझल हो गया, आउट ऑफ द साइट हो गया। वो उधर नहीं जाएगा, कदम मोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो होता है, जो नहीं दिखता वो होता ही नहीं है। जीन पियाजे तो यहां तक कहते हैं कि 8 माह से पहले के बच्चे के सामने से उसकी मम्मा को हटा दो, उसकी मां को हटा दो, बच्चा भूल जाएगा मम्मा भी होती है क्या। बिलीव करेंगे आप? वो भूल जाएगा मां भी होती है क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तस्वीर तो बनी नहीं, क्योंकि सेव तो हुआ ही नहीं, इसलिए वो मां को नहीं ढूंढता। आप बोलेंगे साहब मां को तो 3 महीने का पहचान लेता है, दूसरे सप्ताह में पहचान लेता है। बिल्कुल पहचान लेता है, पर कब पहचानता है? तब जब मां सामने होती है। कब पहचानता है? जब मां सामने होती है। बात समझ में आ रही है आपको? छोटे बच्चे के साथ खेले हो, आपने उसके खिलौने को बोला चिड़िया ले गई, बोलिए, बोला चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई तो ले गई, है ही नहीं। दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व 24 माह होते होते आ जाता है। इसलिए परीक्षा में ध्यान देंगे आप, अगर आपको पूछें वस्तु स्थायित्व की क्षमता कौन सी अवस्था में आ जाती है, तो आप क्या बोलोगे? बोलिए, संवेदी गामक अवस्था। किस में आ जाती है? संवेदी गामक अवस्था। बिंब कब बनता है? 18 माह के बाद। चिंतन कब शुरू होता है? 18 माह के बाद। और पहली जो 2 साल है उसको जीन पियाजे 6 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। कितनी उप अवस्थाओं में बांटते हैं? 6 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा गया है, एक बालक छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढता है। उसमें कौन सी क्षमता आ गई? बोलिए। यस, वस्तु स्थायित्व। यानी वो समझता है चीजें सामने नहीं है फिर भी हैं, इसलिए तो ढूंढता है। एक बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को नहीं ढूंढता, इसका मतलब उसमें कौन सी क्षमता का अभाव है? वस्तु स्थायित्व का। याद रहेगा? ओके। वस्तु संयोजन दूसरी बात। संयोजन कोई खास बात नहीं है। पियाजे ने अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसे खिलौने रखे जो पार्ट्स में जुड़ सकते हैं और टूट सकते हैं। उनके बच्चों ने 1 2 3 4 प्रयास में उनको जोड़ लिया, तो वस्तुओं को जोड़ने की क्षमता भी 2 साल में आ जाती है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड असेंबलिंग नहीं है साहब, बहुत कंप्यूटर का असेंबल कर लेंगे क्या, नहीं, सिंपल खिलौनों को जोड़ने का काम है। इसलिए वस्तु संयोजन भी पहली अवस्था में हो जाती है। तीसरी बेहद महत्वपूर्ण बात, अनुक्रिया और परिणाम में संबंध। आप सुन रहे हो? अनुक्रिया और परिणाम में संबंध, इसमें 2 बातें हैं। कौन सी 2 बातें? एक तो और उसका क्या परिणाम होता है, दोनों में संबंध बनाता है। जीन पियाजे का प्रयोग सुनो। जीन पियाजे ने अपने बच्चों के सामने एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, थाली, बड़ी सी थाली। क्या बोलते हो आप उसको? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? परात बोलते हो। ओके। ढाल? क्या? बड़ा थाल। ओके, बड़ा थाल रख दिया साहब। आप मुझे बताएंगे क्या करेगा बच्चा? चलिए, उसके अंदर बैठ गया। फिर क्या उसके अंदर शांत बैठ जाएगा? क्या करेगा?
ऐसे करेगा, बोलिए करेगा कि नहीं? ओके, चाहे वो औंधा है या कैसा भी है, वो उसको दोनों हाथों से या एक हाथ से पीटेगा, पीटेगा कि नहीं? ये उसकी गामक अनुक्रिया है। ये क्या है? उसकी अनुक्रिया। वो ऐसे करेगा, करेगा। ऐसा करने से उसका परिणाम क्या होगा? आवाज आएगी, आएगी कि नहीं? ऐसा करना अनुक्रिया है और उसका रिजल्ट साउंड है। वो ऐसा करेगा फिर सुनेगा, ध्यान से देखना उसको। ऐसा करेगा फिर सुनेगा, ऐसा करेगा फिर सुनेगा, ऐसा करेगा फिर सुनेगा। आप उसको बोलोगे क्या कर रहा है, पागल है क्या? वो बोलेगा पागल नहीं है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? अनुक्रिया और परिणाम में संबंध बन रहा है। आप कोई छोटी चीज दो उसको, कुछ भी गेंद दो, आपने उसको गेंद दिया, छोटी चीज दी, पोर्टेबल चीज दी, तो दो ही काम करेगा वो। कितने काम करेगा? दो ही काम करेगा। या तो उसको किस करेगा, सक करेगा, टेस्ट करेगा, करेगा ना? अगर मुंह में लेगा तो संवेदना काम कर रही है। और या क्या करेगा? फेंकेगा। बोलिए फेंकता है कि नहीं? फेंकना गामक क्रिया है और ज्यादा दूर तो जाते नहीं, तो वो तैर के जाती है, वो उसका परिणाम है। वो देख रहा है इससे जाता है क्या, या पास ही गिरती है तो आवाज होती है, वो उसका परिणाम है। आप उसको वापस दो, वापस फेंकेगा, वापस दो, वापस फेंकेगा। जब वो उसको फेंक रहा है तो बोलिए रोएगा या खिलखिलाएगा? क्यों? पता है कब हंसते हैं, कब खिलखिलाते हैं, कब खुशियां मिलती हैं? जब ज्ञान प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है आपको? यह है अनुक्रिया और परिणाम में संबंध का ज्ञान। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, आपने कोई वस्तु दी तो यह हुआ। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो पता है क्या करेगा? अब कुछ भी मत दो उसको, अकेले बैठा है, आपने उसको एकदम नहला के, एक काला काला सा ऐसा हाथ पे पहना के, सुन रहे हो, अकेला बैठा दिया। उसको ध्यान से देखना, वो अनुकूलन कर रहा है, वो अपने आप को अलग मानता है, बाकी वातावरण जो भी है उसके साथ इंटरेक्शन करता है। पता है क्या करता है? वो ऐसे करता है, इसको यूं, यार ये अलग है, मैं अलग हूं, ये क्या है? करता है कि नहीं? बोलिए। गले में पहना रखा ऐसे करता कि नहीं? कपड़े पहना ऐसे करता कि नहीं? ये क्या है? जूते, पहली बार जूते पहनेगा तो ऐसे करता है उनको, ये क्या है? ये है अनुक्रिया और परिणाम में संबंध। तीनों बातें क्लियर? बोलिए। ओके, पहली बात आपको ध्यान रखना है, पहली अवस्था में दो चीजों से ज्ञान प्राप्त करेगा। कौन सी दो चीजें? पहली तो है संवेदनाएं। संवेदनाओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंसेस। और संवेदना और सेंसेस कितनी होती हैं? 5। पांचों ज्ञानेंद्रियां। इतना सितम मत करो हम पे प्लीज। यस। दूसरी चीज है मोटर। मोटर का मतलब गामक क्रिया। ओके। और कौन सी 3 क्षमताएं हासिल कर लेगा पहले दो साल में? बोलिए। 1 नंबर वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, 2 नंबर वस्तु संयोजन का ज्ञान, और 3 नंबर अनुक्रिया व परिणाम का ज्ञान। ओके, बाकी चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए, बिंब कब बनता है? यस, 18 माह से शुरू होता है। तो वस्तु स्थायित्व में 18 से 24 माह जो लास्ट वाली स्टेज है ना, इसका सबसे बड़ा रोल है। 18 से 24 माह, क्योंकि 18 से पहले बिंब नहीं बनता। ओके, नोट करके इसमें एक बात लिखो आप, नोट। नोट जीन पियाजे। नोट जीन पियाजे इस अवस्था को छह उप अवस्थाओं में सब स्टेजेस में बांटते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। जीन पियाजे इस अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटते हैं?
6 उप अवस्थाओं में बांटते हैं, 6 सब स्टेजेस में बांटते हैं। और अब है 2 नंबर, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं इंग्लिश वाली बात कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्री ऑपरेशनल अवस्था। क्योंकि हिंदी में शब्द बदल जाएंगे, लेकिन प्री ऑपरेशनल कभी नहीं बदलेगा। और यह भी हो सकता है कि हिंदी वाले वर्जन में ऐसा लिखा आएगा 2 से 7। 2 से 7 मुझे याद है, इससे पहले वाला जो रीट हुआ था उसमें इंग्लिश के वर्ड्स जिन्होंने पढ़े थे उनके 30 में 27-28% हुए थे, और जिन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं पढ़ा था उनके 5 ही हुए थे। इसलिए ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेशनल इंग्लिश के टर्म्स, ओके। इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। चलिए साहब, सबसे पहली बात सुने, आप सुन रहे हो ना? इसको प्री ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं? सुनना, इसको प्री ऑपरेशनल इसलिए बोलते हैं, एक शब्द है ऑपरेशनल। ऑपरेशन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन? बोलो। ऑपरेशन का मतलब होता है, यस, मानसिक रूप से हम जो चिंतन करते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। और यह अवस्था क्या है? प्री ऑपरेशनल। इसका मतलब अभी हमारा जो चिंतन है वो तार्किक नहीं है। इस अवस्था में हमारा चिंतन अतार्किक है। क्या है? अतार्किक। अतार्किक का मतलब क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा चिंतन तो शुरू कर देगा, 18 माह से मामला शुरू हो गया था, लेकिन उसका जो चिंतन है वो दोषपूर्ण होगा। कैसा होगा? दोषपूर्ण होगा। वो सही और तार्किक चिंतन नहीं करेगा, बल्कि गलत चिंतन करेगा। गलत कैसे करेगा? गलत चिंतन, अभी इसकी 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। इस कारण इस अवस्था को प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। इसी कारण से अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। और इस अवस्था में बालक के चिंतन में क्या क्या आता है? 5 बेहतरीन बातें। सबसे पहली बात लिखो, सजीव चिंतन। पहला बिंदु सजीव चिंतन। हमने आपको कल बताया था, इंग्लिश में लिखना है एनिमिज्म। दूसरी बात, आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता, इसको बोलेंगे इगोसेंट्रिज्म। तीसरी बात, स्वनिर्मित भाषा। इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज या 2 वर्ड फ्रेज। चौथी बात है प्रतीकों व प्रतिमाओं। प्रतीकों व प्रतिमाओं के माध्यम से समझना। और 5वीं बात है खेल व अनुकरण द्वारा सीखना। सीखना, समझना, ज्ञान का निर्माण करना एक ही बात है। ये 5 बेहतरीन, समझना, और फाइनली 5वीं विशेषता खेल व अनुकरण द्वारा सीखना। ओके, लिखा सबने? तो अब मेरे को बताएं 5 बातें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, 2 से 7 वाली की। सबसे पहली बात कौन सी?
कौन सी? जिसको नींद आ रही है उसको बोलना है। कौन सी पहली बात? सजीव चिंतन को क्या बोलेंगे? एनिमिज्म। दूसरी बात, आत्मकेंद्रितता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एगोसेंट्रिज्म। तीसरी बात, स्वनिर्मित भाषा। ब्रैकेट में क्या लिखा? 2 वर्ड फ्रेज। चौथी बात, प्रतीकों और प्रतिमाओं के माध्यम से समझना। और पांचवी बात, ओके। आपको पता है सीधा सीधा परीक्षा में मिलेगा। आप ये भी जानते हो कि आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा लिया और वही बात आ गई तो फिर भी ओके, ध्यान दो। आपके लिए बेहतरीन मोमेंट्स हैं जो चल रहे हैं। चलिए, हमने आपको बोला कि ये अवस्था प्री ऑपरेशनल है। ये अवस्था कौन सी है? जिसमें ऑपरेशंस गलत होंगे। तार्किक चिंतन होगा कि अतार्किक? अतार्किक। जैसे 1 नंबर पे एनिमिज्म। आपको याद है एनिमिज्म क्या था? बोलिए। आज सूरज उदास है, आज चांद मुस्कुरा रहा है, आज तारे हंस रहे हैं। क्या सूरज वाकई उदास है? नहीं। क्या चांद वाकई आज ज्यादा मुस्कुरा रहा है? नहीं, ये तो उसका सोच है। क्या तारे आज ज्यादा बात कर रहे हैं? नहीं। मेरे कहने पे होते हैं। क्या होते हैं? आई एम द प्रिंस। क्या वो प्रिंस है? आई एम द किंग। क्या वो किंग है? सामने वाले को क्या अच्छा लगता है? जो मुझे अच्छा लगता है। क्या ऐसा है? गुड़िया क्या देख रही है? जो मैं देख रही हूं। गुड़िया क्या देख रही है? जो मैं देख रही हूं। क्या ये सही है? सामने वाला क्या सोचता है? जो मैं सोचता हूं। क्या ये सही है? नहीं। इगोसेंट्रिज्म था। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है आपको? एक बार पूछा गया था कि छोटे बच्चे क्या चिंतन करते हैं? बोलिए। यहां पे चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। छोटे बच्चे भी चिंतन करते हैं, पर उनका नजरिया डिफरेंट है। पर उनके चिंतन का क्वांटिटी है उनमें। उनके चिंतन की मात्रा बड़ों से कम नहीं है, पर उनके चिंतन में तर्क नहीं है। इसलिए दूसरे नजरिए से सोचते हैं। आया प्रश्न? मैंने जो भी बोला ना, या खड़े होके जो भी शब्द बोला है, एक एक शब्द में 50 प्रश्न बने जो परीक्षा में आए सीधे सीधे। पर बस ध्यान इतना ही है कि आप कितना कितना उस चीज को ले पा रहे हो। निर्मल जी की मेरे को बात याद आती है। वो अपने निर्मल सर की एक बात मुझे बहुत पसंद है, और वो क्या है पता है? वो ये है कि शिक्षक हम सब या शिक्षक उस बादल के समान है जो सब पे समान रूप से बारिश करता है। हम बिना किसी भेदभाव के सब पे बारिश करते हैं, सब पे। लेकिन आप में से ही कुछ पौधे अंकुरित हो जाते हैं, और आप में से ही कुछ पौधे ठूंठ के ठूंठ रह जाते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। आप ही ने अपने आप को जगा के नहीं रखा। आप ही सो गए, आप ही केयरलेस हो गए, आप ही बगल वाले की तरफ देख के वो बात मिस कर गए। यही तो है, यही तो फर्क है। और क्या फर्क है? सब एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। जिसने जितनी एनर्जी लगाई, जिसने जितनी ऊर्जा लगाई, वो उतना सक्सेस हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए प्लीज आपको तो ये करना चाहिए। आपके पास कोई लेजी हो रहा है तो आप उसको उठाओ, तो आपको भी डिस्टर्ब कर देगा। उसकी नींदें आपको भी अपने आगोश में ले लेगी। ध्यान दो प्लीज। ओके, अतार्किक चिंतन समझ में आया? एनिमिज्म कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। एनिमिज्म क्या होता है? ओके। इगोसेंट्रिज्म नहीं भूलोगे। एक प्रश्न आया था इगोसेंट्रिज्म पे, देखना कि एक पेपर है ये, इसके एक तरफ आप रेड कलर कर दो। कैसा? रेड कलर में, और पीछे ग्रीन कलर।
एक 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे के सामने एक बच्चे को इधर बैठा दो, या एक व्यक्ति को इधर बैठा दो, उसको इधर बैठा दो, उसको दिखाओ। तुम्हें जो सामने बैठा है उसको कैसा दिख रहा है? वो बोलेगा रेड, जबकि उसको रेड नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वही उसको दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? इगोसेंट्रिज्म। ओके, अब है स्वनिर्मित भाषा। यहां पे मैं बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूं, बहुत सी बातें जो सीधे सीधे परीक्षा में आएंगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। राजस्थान में पहली बार टेट कब हुआ पता है आपको? 2011 में। कब हुआ था? 2011 में पहली बार टेट जब हुआ था तो उसमें एक बहुत शानदार प्रश्न आया था। सारे आए, पर जिसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं, स्वनिर्मित भाषा, वो प्रश्न दरअसल आया था, एक पैराग्राफ था, उसके जस्ट बाद सी टेट में रिपीट हुआ था। वो पैराग्राफ था मारिया मोंटेसरी का। किसका था? मारिया मोंटेसरी का। यहां पे कुछ बातें जो बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा के लिहाज से, ध्यान से सुनना। आप जानते हैं मारिया मोंटेसरी को? नाम सुना है? ओके, चलिए हम आपसे अगर पूछें, मान लो हम आपसे ये पूछें, खेल विधि, कौन सी विधि? प्ले मेथड या प्ले वे के जनक कौन हैं? बोलिए। जवाब है मारिया मोंटेसरी नहीं, बल्कि फ्रेडरिक फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। अगर आधुनिक जनक पूछें तो कोल्डवेल कुक आएगा, लेकिन खेल के जनक कौन है? फ्रोबेल। और आपको पता है फ्रोबेल ने 3 चीजों पे आधारित, एक तो प्ले, खेल, दूसरा गीत, सॉन्ग्स, और तीसरा उपहार, गिफ्ट्स। खेल, गीत और उपहारों पे आधारित एक विधि का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है किंडरगार्टन। क्या नाम है? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। फ्रोबेल जर्मनी के थे और किंडरगार्टन उन्होंने एक शिक्षण प्रणाली दी। किंडरगार्टन किड्स गार्डन ही तो है। आपको पता है किड्स का मतलब बच्चे, किड्स का मतलब क्या है? बच्चे, और गार्डन का मतलब बगीचे। आप जानते हो ना, किंडरगार्टन में बच्चों को पौधा समझा जाता है। क्या समझा जाता है? पौधा। शिक्षक माली। यस, बच्चे पौधा, बच्चे पौधे, शिक्षक माली, और स्कूल बगीचा, गार्डन। समझ रहे हो? नर्सरी, बच्चा किस में? नर्सरी में है, याद है? एलकेजी, यूकेजी क्या है? नर्सरी छोटे छोटे पौधे, जानते हो? एलकेजी लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी अपर किंडरगार्टन। इसका मतलब बच्चे पौधे, शिक्षक माली। के बीच में बैठ के उसको खोलेंगे, पता है उसमें क्या निकलेगा? उसमें निकलेंगे गेंदें, उसमें निकलेंगे कंचे, उसमें निकलेंगी तिकोनी आकृतियां, उसमें निकलेंगे गोले, बेलन। यानी पहली यूनिट जो बच्चों को पढ़ानी है उससे संबंधित सारे खेल उसमें से निकलेंगे। आप सोचिए बच्चे कितने खुश होंगे। बोलिए, होंगे कि नहीं? अब बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। जितना भी टाइम लगा, 15 दिन लगे, पहली यूनिट पूरी। अगले दिन बोलेंगे कल आपके लिए दूसरा गिफ्ट आएगा। बच्चे उस दिन
नई कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे, आज हमारा दूसरा गिफ्ट आ रहा है, फिर वो दूसरी यूनिट पूरी हो गई, इस तरह से पूरा सिलेबस पूरा होगा। आप सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन चीज है। ना होमवर्क ना किताब, ओनली गिफ्ट। खेल खेल में सिखा दिया। सॉन्ग्स, दो प्रसिद्ध गीत आपने सुने हो तो, एक तो है जैक एंड जिल, किसने सुना हो? आप जयपुर जाना कभी, बॉम्बे, दिल्ली, आपको जगह जगह स्कूल मिल जाएंगे, जैक एंड जिल स्कूल, जैक एंड जिल स्कूल। दरअसल जैक एंड जिल किंडरगार्टन फ्रोबिल। और फ्रोबेल की फेवरेट फ्रोबेल की फेवरेट टीचर थी मारिया मोंटेसरी। कौन थी? मारिया मोंटेसरी। मैं आपको बता दूं, मारिया मोंटेसरी इटली से थी। कहां से थी? इटली से थी। और मारिया मोंटेसरी ने अपनी अलग से स्कूल खोल दी, जो मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली। आपको पता है मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली की कुछ खास बातें सुने। मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली में उन्होंने बोला संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। तो हमने जो दो बातें की, गामक क्रियाएं और संवेदनाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली में। आपने मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली के बारे में और कुछ सुना है? मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली मंदबुद्धि बच्चों के लिए बेहतर है। पता है आपको? पता है क्यों? इसलिए सुनना, मारिया मोंटेसरी का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? सुनना। गत्यात्मक कुशलता, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। गत्यात्मक कुशलता बौद्धिक कुशलता का आधार है। गामक कौशल से बुद्धि का विकास होता है। आर्मी में, पुलिस में सदियों से इस बात को फॉलो किया जा रहा है कि हम अपने शरीर की गतियों पर नियंत्रण कर लें तो उससे किसका विकास होता है? बुद्धि का विकास होता है। किसका विकास होता है? बुद्धि का विकास होता है। ऐसा किसका मानना था? मोंटेसरी का। तभी तो आपको पता है परेड करवाते हैं। हम भी जब ट्रेनिंग में थे तो धीमी चाल करते थे, पता है आपको? धीमी चाल कभी आपने देखा? रिपब्लिक डे पे ऐसे आधा, फिर एकदम परफेक्शन के साथ। आर्मी में ऐसा होता है। आपको पता है मंदबुद्धि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, करके सीखते हैं ना। इसलिए वो कहती है कि बेहतर हैंड राइटिंग लिखो तो बुद्धि का विकास होगा। और मारिया मोंटेसरी की जो चीजें थी उनमें एक है कंट्रोल ऑफ पेन। क्या है? लेखनी पर नियंत्रण। लड़की को मैंने एक शीट दे रखी, एक कलर की, एक ब्रश था, स्केच था, वो उसमें से रंग लेके इन आड़ी तिरछी रेखाओं को खींच रही थी और इनके बीच में रंग भरने का अभ्यास कर रही थी। और छोटा भाई उसको ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों भाई बहन चले गए। बाद वो लड़का वापस मेरे पास आया और आके उसने मुझसे अपनी तुतलाती सी जुबान में पूछा, बोला, अंडा कीड़े
क्या बोला लड़के ने? दो शब्द बोले, टू वर्ड फ्रेज, दो शब्दों वाली भाषा है ये। अंडा कीड़े। मैडम मोंटेसरी ने लिखा कि मैं समझ नहीं पाई वो क्या कहना चाह रहा है, पर फिर तुरंत समझ गई कि वो अपनी भाषा बोल रहा है, स्वनिर्मित भाषा बोल रहा है। और उसको तो बोल रहा है अंडा, इसको बोल रहा है कीड़े। मैंने उसको वो कलर की टिबिया, वो ब्रश और वो सीट दे दी, पेपर दे दिया, और बहुत खुश हुआ और अपनी सिस की तरह मेरे पास बैठ के ऐसी ही आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा। प्रश्न पूछा गया था, मैडम मोंटेसरी कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता के विकास की बात कर रही हैं? जवाब था स्वनिर्मित भाषा। कौन सी भाषा? स्वनिर्मित भाषा, जो जनरली कितने शब्दों में होती है? दो शब्दों में होती है। और यहां पे भी बच्चा अतार्किक बात बोलता है। अतार्किक किस लिए बोला? क्या ये अंडा है? बोलिए, नहीं है। क्या ये कीड़े हैं? नहीं है। इसलिए उसकी भाषा भी गलत, पर बोल तो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको टेलीग्राफिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? टेलीग्राफिक। आपने तार वाली भाषा कभी सुना है? तार टेलीग्राम के बारे में नाम सुना है? पहले तार बहुत फेमस था। आपके बहुत सी परीक्षाओं में अभी भी आता होगा, शायद पटवारी में, इवन आरएएस में, हिंदी में आता होगा टेलीग्राम। तार की खास बात क्या है पता है आपको? क्या है? क्या है? यस, तार में शब्दों पे पैसे लगते हैं। आपके घर में कोई आर्मी में है ना, तो हो सकता है अभी भी वो काम चल रहा हो। पहले बहुत था कि आप तार, मेरे को छुट्टी मिलेगी, आप टेलीग्राम डालो, है ना? तो टेलीग्राम क्या डालते थे जनरली? कि आपकी बीवी बीमार है, जल्दी घर पधारें। और इंग्लिश में लिखते थे, क्या लिखते थे? योर वाइफ इज सीरियस, प्लीज कम सून, लिखा। इसको लेके आप पोस्टमैन के पास गए, पोस्ट ऑफिस में गए, ऊपर तो उनका एड्रेस और बीच में ये मैसेज, यहां पे भेजने वाला सेंडर। सेंडर को छोड़ के इन सब के शब्दों के आधार पे पैसे लगते हैं। तो आपको पोस्टमैन बोलेगा क्या कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हो गए, एक शब्द के 50 रुपए लगेंगे, 350 रुपए। आपने बोला क्या करें? पोस्टमैन बोलता है दो शब्दों वाली भाषा लिखो, केवल लिख दो वाइफ सीरियस, ना इज लिखना, ना प्लीज लिखना, ना सून लिखना। आप मुझे बताएं, जब उनके पास मैसेज जाएगा वाइफ सीरियस, तो इज भी हो जाएगा, प्लीज भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, सून भी हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? दैट इज टेलीग्राफिक लैंग्वेज। तो छोटा बच्चा तार वाली भाषा बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? तार वाली भाषा बोलता है, जिसमें कितने शब्द होते हैं? जनरली दो शब्द। वही चिड़ी उड़, कार हिट, मिल्क गोन। आप अपने बच्चों को देखना, घर पे अगर छोटा है तो दो ही शब्द बोलेंगे, दो ही, गारंटी है। ये साइकोलॉजी है। समझ में आ रही है आपको? समझ रहे हो ना? ओके। पांचवी बात क्या थी? चौथी बात क्या थी? यस, प्रतीकों और प्रतिमाओं के माध्यम से समझना बहुत जबरदस्त है। सुन लें। प्रतिमा इमेज है। प्रतिमा क्या है? इमेज है, वो बिंब है, वो तस्वीर है जो अब सेव होने लगी है। बात समझ में आ रही है? प्रतीक शब्द जहां भी मिले, प्रतीक या संकेत, पता है किसको बोलते हैं? पता है किसको बोलते हैं? मैं पावलो में बताऊंगा आपको डिटेल में किस तरह से भाषा सीखते हैं। प्रतीक या संकेत शब्दों को बोलते हैं, और यही भाषा है। तो अब बच्चा भाषा भी बोलने लगा, सुन रहे हैं, और इमेज भी बनाने लगा, और चिंतन भी शुरू हो गया। लेकिन यहां भी गलती है। यहां क्या गलती है? सुनना। यहां पे दुनिया को समझ रहा है ना, लेकिन वो अपने तरीके से समझ रहा है, इसलिए यहां वो तर्क तो करने लग गया। पिछली बार रीट में प्री ऑपरेशनल स्टेज की दो अवस्थाओं के बारे में आया था, मैं नोट करके लिखाऊंगा वो बात। प्री कंसेप्चुअल, यहां पे कंसेप्ट बनाने तो लग गया, तर्क तो करने लग गया, लेकिन क्या उसका तर्क सही है? बोलिए, नहीं है। इसको उन्होंने बोला एक विमीय तर्क करता है। कैसे तर्क करता है बच्चा? एक विमीय तर्क।
जिसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। ट्रांसडक्टिव तर्क करता है। यह क्या होता है? एक विमीय तर्क या ट्रांसडक्टिव तर्क क्या होते हैं? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है पता है आपको? सुनना, ध्यान देना। उसको विमाओं का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? विमाओं का। अगली स्टेज में विमाओं का ज्ञान होगा, इसलिए एक ही विमा पे ध्यान रखता है, एक ही विमा की बात करता है। विमाएं क्या होती हैं पता है आपको? क्या होती हैं? व्हाट इज डायमेंशन? विमा होती है ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, रंग, वजन, भार, सारी चीजें। लेकिन वो सारी चीजों पे फोकस नहीं करता। कितनी चीजों पे फोकस करता है? एक पे। एक पे। सुनना, एक विमीय तर्क वो होता है जिसमें किसी चीज की कोई एक बात दूसरी में मिल जाए तो वो सोचता है वो पूरी तरह वही है। आप सुन रहे हो मेरी बात? वस्तु ए और वस्तु बी अलग अलग है। अलग अलग है। ए की बहुत सी विशेषताएं हैं जिनमें कोई एक विशेषता बी में भी है, तो वो समझता है ए और बी एक ही है। इसको कौन सा तर्क बोलेंगे? एक विमीय। जैसे सुनना, ये एग्जाम्पल से समझ में आती है ऐसी बातें आपको। एक बच्चे के पापा चश्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जानते हो? स्पेक्स, गॉगल्स, चश्मा पहनते हैं। उनके पापा में पता नहीं कितनी चीजें हैं, उन चीजों में से एक चश्मा भी है ना? वो क्या करता है? वो ऐनक को पापा का प्रतीक मानता है, और किसी भी चश्मा पहने इंसान की फोटो दिखा दो, वो बोलेगा पापा। बोलिए, है कि नहीं ऐसा? उसकी मम्मा साड़ी पहनती हैं, आप किसी साड़ी वाली महिला की फोटो दिखाना 7 साल से छोटे बच्चे को, वो बोलेगा मम्मा। दादाजी पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी वाली फोटो दिखाओ, क्या बोलेगा? दादाजी। इवन जा रहा है ना कोई बंदा उधर से, तो वो आवाज दे देगा दादाजी। ये कौन सा तर्क? बोलिए, एक विमीय तर्क। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। क्या हर पगड़ी वाला पुरुष दादाजी है? क्या हर साड़ी पहने महिला मम्मा है? क्या हर चश्मा पहने व्यक्ति पापा है? नहीं है। लेकिन इस अवस्था में वो मानता है। इसलिए ये अवस्था तार्किक चिंतन वाली अवस्था है कि अतार्किक? अगली में तार्किक। अगली में वो चश्मा ऐनक को देखते ही पापा नहीं बोलेगा, वो मैच करेगा दूसरी चीजों को। मेरे पापा तो क्लीन सेव हैं, इनके तो मूछे हैं, ये मेरे पापा नहीं है। दूसरी बीमा पे गया ना, ये दूसरी बीमा पे कब जाएगा? अगली स्टेज जो आएगी ना, ब्रेक के बाद मैं लूंगा, उसमें आएगा। बात समझ रहे हैं? खेल और अनुकरण। यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज बाकी है, मैं लिखवाने वाला हूं अभी, आप जल्दी मत करो। खेल भी खेलता है तो खेल भी उसके ऐसे ही है साहब। पेंसिल को रॉकेट मान लेता है, गुटके को फ्रॉग मानता है। कुल मिला के प्री ऑपरेशनल स्टेज की कितनी बातें याद रखोगे? 5। नोट करके एक बात लिखो, नोट, और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है? नोट करके लिखें पियाजे। नोट करके लिखें पियाजे प्री ऑपरेशनल अवस्था को, पियाजे प्री ऑपरेशनल अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटते हैं। पियाजे प्री ऑपरेशनल अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटते हैं। 1 नंबर पे आप लिखोगे पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, यानी कंसेप्ट नहीं बनाएगा यहां पे, इंग्लिश में बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल स्टेज।
2 से 4 वर्ष, और दूसरी अवस्था का नाम पता है आपको? अंतः प्रज्ञा अवस्था या फिर अंतःदर्शी अवस्था, जिसमें वो अपने तर्क देता है। इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं इसको? इंट्यूसिव स्टेज। इंट्यूसिव। इसका समय होगा 4 से 7 वर्ष। और आपको पता है पूरी प्री ऑपरेशनल का समय 2 से 7 वर्ष था ना? ओके, तो इसको वापस इन्होंने 2 भागों में बांटा। वापस 2 भागों में बांटा। ओके।